यदि एक दिन आप आधी रात को अचानक जागते हैं तो आप बिस्तर के सामने मीनग्वार काल के पोशाक पहने एक लड़की को देखेंगे। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे गर्त में असीम दुहक छुपा हो। क्या आप उसे रहने देंगे उसकी कहानी सुनने के लिए, या वह डर महसूस करते हुए उसे तुरंत जाने देना चाहेंगे? मेरे उत्तर पूर्वी पुराने घर में एक विशेष रीति है। वह है हर साल चंद्रवर्ष के तीसरे दिन हम गांव में दादी के घर जाकर नववर्ष की बधाई देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 12 साल का था उस साल सब कुछ अलग था। हम साल के तीसरे दिन से पहले ही दादी के घर चले गए थे। शहर की तुलना में गांव में नए साल का माहौल कहीं अधिक उत्साहपूर्ण था। कुछ घरों ने पहले ही लाल लालटेन ऊंचाई पर टांग रखी थी। गांव के हर घर नए साल की चीजें तैयार कर रहा था। उस समय मैं खेलने के शौकीन उम्र में था। परिवार का व्यवसाय मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं रोज गांव में इधर उधर घूमता रहता था। उस दिन लाड़ महीने की 87वें दोपहर मैं गांव के पश्चिमी पहाड़ के तल पर दौड़ा और अचानक वहां एक कब्रिस्तान पाया। गांव के लोगों का गहरा विश्वास था कि पत्ते गिरकर फिर से जड़ से जुड़ते हैं। आमतौर पर खोए परिवारजनों को वहीं दफनाया जाता था। हर कब्र पर बर्फ की परत थी जो गांव की हलचल की तुलना में शांत लगती थी। विभिन्न आकार की कब्रों का सामना करते हुए मुझे डर नहीं बल्कि तीव्र जिज्ञासा प्रेरित की। हालांकि कब्रिस्तान में बेधड़क प्रवेश नहीं करनी चाहिए। बूढ़ों का कहना है कि नया साल आने पर यिन और यांग की सीमा धुंधली हो जाती है, अशुद्ध चीजें लूट सकती हैं। बड़े दिन में मैंने सोचा अगर ऐसी चीजें हैं भी तो उनसे नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने अंदर कदम रखा और हर कब्र के चारों ओर चक्कर लगाया। जब मुझको वहां कोई खास बात नहीं दिखी तो मैंने इसे फौरन उबाऊ समझकर तुरंत मुड़कर घर की ओर चल पड़ा। हालांकि घर जाते समय अचानक मुझे पीछे से किसी अप्रकट अच्छा इरादा का अनुभव हुआ, मानो किसी की आंखें मेरी पीठ पीछे देख रही हों। मैं थोड़ा घबराने लगा। अनियंत्रित गति तेज करने से अंदर बेचैनी हुई। दादी के घर पहुंचकर दादी ने देखा मेरा चेहरा सख्त ठंड से लाल हो गया था। तुरंत उन्होंने मुझे गर्म बेड पर बुलाया। जब मैं उस गर्म बेड पर बैठा तब मेरे मन में जो अनजानी बेचैनी थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। कौन सोच सकता था कि उस रात मुझे एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा जो आज तक मुझे डराती रहती है। रात को जब घर के लोग सो चुके थे, मैं और दादी भी गर्म बेड पर लेटे थे। थोड़ी देर में मैं नींद में चला गया। मुझे नहीं पता कितनी देर सोया। हल्की नींद में मुझे पेशाब की इच्छा हुई। गांव के रसोई में अक्सर पेशाब कटोरा रखा जाता है ताकि रात में उठकर जाना सुविधाजनक हो। इसलिए मैंने अपनी आंखें मलते हुए धीरे से उठकर बाथरूम गया। बाथरूम छोड़ते ही कमरे की ओर बढ़ते हुए मैंने असामान्य माहौल महसूस किया, जिससे मेरे मन में भीषण भय उत्पन्न हो गया। दिल की धड़कन बिना नियंत्रण के तेज हो गई, मानो कोई अदृश्य चीज मुझ पर टिकी हो। लौटते ही मैं अचेत रह गया। सामने अचानक छोटी बालों वाली महिला थी। छोटी ऊंची एड़ी वाले जूते पहने उस महिला ने अपने कलाई पर एक हरा हरा जेड कंगन भी पहना हुआ था। हालांकि मैं उस समय छोटा था, फिर भी मैंने तुरंत झटका महसूस किया। उसके भयानक पीले चेहरे और खोखली आंखों ने कांपने पर मजबूर किया। मैंने आंखें मलकर सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मैंने गलत नहीं देखा, लेकिन वह फिर भी वहीं स्थिर खड़ा था। मैं डर के मारे पूरी तरह पसीने से तर हो गया। मुंह में लगातार अमिताभ बुद्ध बोल रहा था, दानवों और राक्षसों कृपया दूर हो जाइए। लेकिन उसने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी और शांतिपूर्वक मेरी ओर देखता रहा। मैंने अपना साहस जुटाकर हकलाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो? अचानक उसने वास्तव में बोल दिया, मैंने दिन में कब्रिस्तान में तुम्हें देखा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस आया। उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी, जिससे मैं तुरंत पसीने से तर हो गया। मैंने जल्दी से कहा, भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा, जल्दी। मैं अपनी दादी को जगाना चाहता था जो हल्के सोती हैं, लेकिन आज रात मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं जगा पाया और वह महिला अभी भी वहीं खड़ी थी। मुझे इतने ध्यान से देखते हुए उसी क्षण उसने अचानक एक अत्यंत अजीब मुस्कान दिखाई। डर के मारे मैं तुरंत दादी के बिस्तर में कूद गया और पूरा शरीर बेनियंत्रित कांपने लगा। उस रात मुझे बिना कारण तेज बुखार हो गया, जो अगले दिन तक बना रहा। जब दादी ने मुझे उनके बिस्तर में मुड़ा हुआ पाया तो मैं बहुत जोर से कांप रहा था। मेरा सारा शरीर तप रहा था और मेरे मुंह में कुछ बड़बड़ाहट हो रही थी। दादी ने मुझे बुखार कम करने की दवा दी और दोपहर तक मेरा बुखार थोड़ा कम ही हुआ। जागने पर मुझे पूरा शरीर बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत पिछले रात उस औरत को देखने की बात दादी को बता दी। दादी ने सुनकर अपने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं कि तुम्हारा तेज बुखार नहीं जा रहा था, शायद तुम्हें किसी गंदे चीज से चुभा लिया गया था। फिर वह उठकर बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद दादी एक वांगपो नाम की गांव की आधिदैवी महिला को लाकर आई। दादी के कहने के मुताबिक गांव में कोई अजीब घटना होने पर सब लोग उससे मिलते हैं। वांगपो ने घर में आकर मुझे ध्यान से देखा, कुछ नहीं कहा और बस पैरों को मोड़कर खाट पर बैठ गई।
आंखें बंद करके मुंह में कुछ बड़बड़ाहट हो रही थी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी से बातचीत कर रही हो। उस समय मैं भी धुंधला महसूस कर रहा था, पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा था कि वह क्या कह रही थी। फिर 10 से अधिक मिनट बीतने पर उसने आंखें खोली और दादी से कहा, वह औरत जिसने बच्चे के साथ वापस आई थी भी, तुम भाग्यहीन हो। इस साल वह सैन्य अधिकारी की गुलामिनी थी। बाद में उनका निधन। उसे मुख्य महोदया ने बाहर निकाल दिया। नए साल के दौरान कुछ पैसे मांगने का सोचा। परिणाम स्वरूप उसने कब्रिस्तान में एक बच्चे को देखा। बच्चा छोटा था, उसकी पुंगवत्ता कमजोर थी, इसलिए यह महिला उसके साथ वापस आ गई। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, बस कुछ पैसे चाहिए थे। उसके लिए कुछ कागज जलाना ही पर्याप्त था, इसलिए वांगपो ने कागज जलाने के निर्देश, स्थान और दिशा विस्तार से बताए। दादी ने भी सब कुछ लिख लिया। उस रात दादी ने वांगपो की सलाह के अनुसार गंभीर भाव से एक गुच्छा पीला कागज पकड़कर मेरे पास झप किया। जल्दी चलो, ये तुम्हारा पैसा है। वह अभी छोटा है, इस बच्चे को अब परेशान न करो। लेकिन अजीब बात यह थी कि दादी ने वह कागज जला देने के बाद उस रात मैं बहुत अच्छी तरह से सो गया। अगले दिन सुबह जगने पर जला हुआ कम हो गया था। पूरा व्यक्ति काफी आराम महसूस कर रहा था। बाद में माँ को डर था कि मैं फिर ऐसी घटनाओं का सामना करूंगी, इसलिए वह वांगपो के पास गई और मेरे लिए तावीज चाही। उसके बाद से मुझे फिर से कोई अजीब या विचित्र घटना नहीं हुई।